नमस्कार। वक्त है अपने उत्तर प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया है। तो आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा है सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रिय जननेता, किसान हितों और उनके अधिकारों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनका माल्यार्पण करते नजर आए। सीएम ने विधान भवन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ दिवंगत चौधरी चरण सिंह को नमन भी उन्होंने याद किया और उन्होंने कहा कि उनके मूल्यों को हमें अनुसरण उनका करना चाहिए और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार जून में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण चलाने का दावा कर रही है। यूपी में अगले महीने यानी कि जून में वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। 1 जून से ही सभी जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उनका वैक्सीनेशन होगा। अभी महज 23 जिलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। मिशन जून के तहत चलाए जाने वाले इस टीकाकरण महाअभियान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा कार्यालयों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि जून में वैक्सीन के 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई में इसे और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं अलीगढ़ में शुक्रवार को जहरीली देशी शराब से 5 और लोगों की मौत हो गई, यानी कि टोटल अभी तक मरने वालों की संख्या 17 हो चुकी है, जबकि 14 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण पर सख्त रुख इख्तियार करते हुए आरोपियों पर रासुका लगाने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। जबकि शाम को शासन ने जिला आबकारी अधिकारी समेत 3 लोगों को निलंबित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 मुकदमे भी दर्ज करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही फरार हुए 2 मुख्य आरोपियों ऋषि शर्मा और विपिन यादव पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। आपको बता दें कि अलीगढ़ के गांव करसुआ अंडला में जहरीली शराब से शुक्रवार सुबह एक-एक करके कई मौतें हुई और ये खबर आनी जैसे ही शुरू हुई, जिसके बाद मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। 13 मई को मुख्यमंत्री जी का दौरा था अलीगढ़ में और उसके बाद परिणाम क्या हुए देखिए आप। जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए पनौती बन चुके हैं। अपराध आपसे संभल नहीं रहा, रोजगार आप दे नहीं पा रहे। कोरोना महामारी के समय लोगों ने देखा कि किस तरीके की अव्यवस्था थी। क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई भी जानकारी नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई भी रुचि नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों के हितों को लेकर। मूल मुद्दों पर काम करने की ना तो उनमें इच्छा शक्ति है, ना तो उन्हें जानकारी है, ना तो इसका वो अनुभव है और अहंकार में ना तो वो किसी से इसकी राय लेना चाहते हैं। तो ये अंशु अवस्थी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री सूबे के लिए पनौती हो गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव कपासिया राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सूबे में जिस तरीके से एक के बाद एक नकली शराब के चलते, जहरीली शराब के चलते मौतें हो रही हैं, इसके बाद सरकार बार बार कटघरे में खड़ी होती है। उसके साथ में सरकार के आदेशों को इम्प्लीमेंट करने वाला महकमा, अगर सरकार की तरफ से सख्ताई है तो महकमे में क्यों ढिलाई है? सवाल। बिल्कुल पूजा, देखिए 2022 के विधानसभा चुनावों में यदि भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसका सबसे बड़ा ठीकरा अधिकारियों का सर फूटना चाहिए। और सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो नियम कायदा कानून है, कानून व्यवस्था को लेकर उनके इम्प्लीमेंटेशन में अधिकारी पूरी तरीके से हीला हवाली बरतते हैं। ताजा मामला जिस तरीके से अलीगढ़ का है, वहां पर 28 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 5 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार किया गया है, 2 मुख्य आरोपी अभी फरार है, उन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। लेकिन सरकार के अधिकारी जिस तरीके से नकली शराब के कारोबार या फिर अन्य कारोबार जो
अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं उनका पूरी तरीके से संरक्षण करते हैं। आप समझिए कि किस तरीके से 28 घरों के सदस्य चले गए, 28 घरों में मातम है और पूरी तरीके से ये जो शराब है, बड़ा आरोप ये है कि ये शराब सरकारी ठेके पर बेची जा रही थी, यानी सरकार के अधिकारी अपनी पूरी सरपरस्ती में इन जो काले कारनामे हैं उनको अंजाम दिलवा रहे हैं। और कहीं ठीक है संजीव, अभी मैं आपसे बहुत जल्दी एक जवाब लेना चाहूंगी। रासुका का जिक्र बार बार होता है, जब इस तरीके के कोई मामले आते हैं तो सीधे फ्रंट फुट पर रासुका आ जाती है, कहते हैं रासुका लगा देंगे और सख्त कार्रवाई होगी। रासुका मतलब सख्त मैसेज है, लेकिन ग्राउंड जीरो से कल अभिनव हमारे साथ में जुड़े हुए थे कानपुर से। अभिनव ने कहा रासुका का जिक्र तो हो जाता है लेकिन रासुका लगाई नहीं जाती, नॉर्मल सी धाराओं को लगाया जाता है उसके बाद छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से भी क्या ढिलाई देखने को मिलती है क्या? बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष लगातार योगी सरकार को पिछले 4 सालों से घेरता रहा है और जिस तरीके से अलीगढ़ में मामला हुआ है पूजा, आप समझिए कि आरोपियों पर सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसए लगाई जाए, रासुका लगाई जाए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड जीरो पर कई बार देखने को नहीं मिलता है। यदि सख्त कार्रवाई ऐसे आरोपियों के खिलाफ हो तो फिर नजीर बनेगी, जो अन्य अपराधी हैं, जो अन्य इस तरीके के काम करते हैं, वो इससे सबक लेंगे। लेकिन होता यह है कि तमाम धाराएं छोड़ दी जाती हैं और आरोपी जल्दी छूट कर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन का कहर अब कम होने लगा है। ऐसे में योगी सरकार कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत देने का मन बना रही है, लेकिन शर्तों के साथ होगा ये सब। सरकार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में कोविड के मामले कम हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस लगातार पांव पसार रहा है। इसके बावजूद यहां पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की उम्मीद कम ही नजर आती है। माना जा रहा है कि सरकार 1 जून से बाजारों पर लगी पाबंदियों को हटा सकती है और दफ्तरों को भी सीमित संख्या के साथ खोल सकती है। हालांकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि 30 जून तक सख्ती को बरकरार रखा जाए, लेकिन कहीं पर अगर केसेस कम हैं तो फिर राज्य सरकार अपनी तरफ से निर्णय ले सकती है, स्वतंत्र है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सशर्त कर्फ्यू खोलने की बात हो रही है, लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर मौजूदा हालात ये कहते हैं कि कर्फ्यू खोल दिए जाएं? देखिए पूजा, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी ब्लैक फंगस का प्रकोप जारी है। सरकार लोग उम्मीद ये जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 29 अप्रैल को मुझे याद है जब पंचायत चुनाव का आखिरी दिन था चरण का, उसके बाद 3 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया गया। 31 मई के बाद फिर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि व्यापारी वर्ग की पूजा बात करें तो व्यापारी वर्ग चाहता है कि करीब 1 महीने से ज्यादा लमसम होने वाला है। ऐसे में सरकार क्या उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि जब पूरी तरीके से खोलने का आदेश मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है पूजा, सरकार भी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे जिस तरीके से 1 तारीख के बाद जो ऑफिस हैं वो 30% जो स्ट्रेंथ के साथ खोलने की उम्मीद है। जो वो दुकानें जो शादी समारोह के सामान बेचते हैं, ऐसी दुकानें या फिर और भी कुछ छूट दी जा सकती है लगातार। हालांकि उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस है, उसको भी सरकार कभी देख रही है, परहेज नहीं कर रही है। इसी वजह से मुझे जो उम्मीद जताई जा रही है, जो सरकार के सूत्रों से खबर आ रही है, वो कोरोना जो कर्फ्यू जो चल रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास कर रही है या इंतजाम कर रही है। लेकिन ये हकीकत है पूजा की थोड़ा बहुत छूट 1 तारीख से जरूर मिलेगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो थोड़ी बहुत छूट सशर्त मिल सकती है। 30% स्ट्रेंथ का जिक्र यहाँ पर अनूप ने किया है कि दफ्तरों में 30% लोगों की उपस्थिति के साथ काम को और गति मिल सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कानपुर में ब्लैक फंगस से नकली इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे पकड़े गए 2 युवाओं को राजनीतिक कनेक्शन उनका सामने आया है। आरोपी की फेसबुक प्रोफाइल देखने पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए इन फोटोग्राफ्स के बाद पुलिस ने आरोपियों के राजनीतिक आकाओं की पड़ताल भी शुरू कर दी। आपको बता दें कि एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे के नेतृत्व में ग्वाल टोली पुलिस ने 2 आरोपितों को लाइपोजोल इंफोटेरिस
बी की नकली 68 इंजेक्शन के साथ में 1,80,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में यह भी सामने आया था कि यह गिरोह कानपुर समेत प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में नकली इंजेक्शन तैयार कर रहा था, बेच रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी प्रकाश मिश्रा के राजनीतिक संबंध भी सामने आ चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभिनव, कल हम इस मसले पर चर्चा कर रहे थे जिस दौरान तो रासुका का जिक्र हमने किया था और आज पॉलिटिकल कनेक्शन पर बात कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आप जो 2 आरोपी पकड़े गए थे उनमें से एक प्रकाश मिश्रा, उसकी फेसबुक, जब सोशल मीडिया पर उसकी फेसबुक प्रोफाइल देखी गई तो उस फेसबुक प्रोफाइल पर उसने जो अपना स्टेटस लगा रखा था उसमें उसने साफ लगा रखा था कि वो भाजपा का नेता है। और फेसबुक पर ही उसने कई दिग्गज भाजपा नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर रखी थी, जिसके बाद पुलिस अब उसके राजनीतिक कनेक्शन की भी जांच कर रही है। साथ ही साथ जब वो पकड़ा गया था तो कई भाजपा नेताओं ने उसको छुड़ाने के लिए फोन भी किया, लेकिन जब असलियत पता चली तो सब बैकफुट पर हो गए। और अगर रहेगी रासुका लगाने की तो रासुका के निर्देश तो सरकार लगातार दे रही है और सख्ती बरत रही है, लेकिन जो स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग है, वो इसमें बहुत ही जो जांच में ढीलावाली कर रहा है। रासुका लगाने की अपनी एक प्रक्रिया है, पुलिस को चार्जशीट लगानी होती है और चार्जशीट में रासुका लगाने का जिक्र करना होता है। इसके बाद अनुमोदन करता है और शासन उसकी अनुमति देता है और आरोपियों पर चार्जशीट लगाई जाती है, रासुका जाती है। लेकिन बात करें अगर कानपुर की, तो कानपुर में कालाबाजारी करते हुए कई लोग पकड़े गए। कोरोना काल के दौरान ही ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी करते हुए कई लोग पकड़े गए। साथ ही साथ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कालाबाजारी करते हुए लोग पकड़े गए थे। लेकिन कानपुर में अभी तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों में से सिर्फ एक के ऊपर रासुका की कार्रवाई की गई है, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी खड़े कर रही है। ठीक है अभिनव, देखिए लखनऊ के बाद, राजधानी के बाद अगर औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो पावर सेंटर कानपुर ही है। कानपुर में इस तरीके की घटनाएं, उद्योग हैं बहुत सारे, कालाबाजारी के मामले लगातार बार बार सामने आते हैं, रासुका का जिक्र होता है, रासुका लगाई नहीं जाती। क्या यही ढिलाई है? इसी ढिलाई की वजह से रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं और अब तक कालाबाजारी के लगभग कितने केसेस आए हैं अभिनव? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोरोना काल की शुरुआत से ही लगभग 6 से 7 ऐसे मामले आए हैं जिसमें बड़ी मात्रा में कालाबाजारी की जा रही थी और पुलिस ने उनको दबिश देकर गिरफ्तार भी किया। ठीक है अभिनव, आपका संपर्क हमसे टूट गया, एक बार फिर से कोशिश होगी कि आप अगर वापस आते हैं तो हम बातचीत आपसे कर सकें। लेकिन कालाबाजारी करने वालों के राजनीतिक संबंध निकल करके सामने आए हैं। पुलिस टीम पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी है ये। और ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शंस, ये व्यक्ति ना सिर्फ राजधानी लखनऊ, न सिर्फ कानपुर में सेल कर रहा था, बल्कि प्रयागराज सहित अन्य जिलों का नाम भी सामने आया है। 13 जिलों का जिक्र बार बार हो रहा है कि 13 जिलों के अंदर कालाबाजारी चल रही थी। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,402 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 8,145 लोग डिस्चार्ज हुए, कोरोना को मात दी, घर लौटे। राज्य में अब एक्टिव केसेस की संख्या 52,244 टोटल हो चुकी है। तो वहीं रिकवरी दर की अगर बात करें तो 95.7% तक पहुंच गया। हालांकि 159 लोगों ने कोरोना महामारी से हारकर अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी साझा करी है कि प्रदेश में 3,58,407 कोविड टेस्ट किए गए हैं। अब तक 1,39,48,710 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं 34,06,590 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। अब तक कुल मिलाकर 1,73,55,300 डोज लगाई जा चुकी है। सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है। तो लगातार कोरोना संक्रमितों के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है सूबे के अंदर और सजगता और जागरूकता का ही असर है कि लोग अब थोड़े बहुत सजग हैं और उसका रिफ्लेक्शन आंकड़ों में नजर भी आ रहा है। 8,145 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दे दी। तो वहीं 159 लोग कोरोना से हार गए और इनकी मौतें भी हुई हैं।
तो वहीं मास्क न लगाने को लेकर प्रदेश में लोगों और पुलिस के बीच बहस का मामला लगातार सामने आता रहता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गाजियाबाद से। यहाँ पर जब पुलिस ने महिला और पुरुष को मास्क न लगाने पर रोका तो उनका हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, बिना मास्क पहने महिला पुरुष से बहस कर रही है। वीडियो में ये भी पता चला है कि दोनों स्कूटी पर बिना हेलमेट लगाए ही जा रहे थे। जब पुलिस ने रोका तो ये विवाद करने पर उतर आए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा शासनकाल में हुए सहकारिता भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसआईटी को पुख्ता सबूत मिले हैं कि अधिकारियों, आईएएस और नेताओं के गठजोड़ ने मेधावियों को परीक्षा से दूर करने की बड़ी साजिश रची थी और अभ्यर्थी अच्छे नंबर पाकर मेरिट में ऊपर आ रहे थे। उनकी ओएमआर शीट पर सही उत्तर वाले विकल्पों के अगल बगल एक एक और सर्कल बनाया गया था ताकि वो मेरिट से दूर हो जाएं। ऐसी सैकड़ों ओएमआर शीट पाई गई जिनमें 2 गोले जानबूझकर बना दिए गए थे। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि लीपापोती का ये खेल स्कैनिंग एजेंसी के द्वारा किया गया। इसमें एक नेता के करीबी की भी बड़ी भूमिका निकलकर सामने आ रही है। ऐसा ऊपर से मिली सूची के अभ्यर्थी को समाहित करने के लिए किया गया था। एसआईटी ने अब ओएमआर शीट का फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला किया है। तो वहीं जल्द ही नोटिस जारी करते हुए पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा घोटाला है ये। सहकारिता भर्ती घोटाला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने नया कुरान लिखा। वसीम रिजवी ने अपने नए कुरान को लेकर पीएम को लिखा पत्र में नए कुरान को मदरसों में पढ़ाए जाने की इजाजत मांगी है। 26 आयतों को हटाकर नया कुरान मजीद लिखा गया है। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। तो पंचायत चुनाव होने के बाद भी हिंसा के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। रायबरेली की गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र से लोहड़ा गांव में हार से बौखलाए प्रधान प्रत्याशी ने गांव विकास के लिए हुई पहली ही बैठक में जमकर हंगामा काटा। सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे नवनिर्वाचित प्रधान को हारे हुए प्रत्याशी ने जमकर पीटा है। हैरान करने वाली बात यह भी कि उस वक्त मौके पर ग्राम विकास अधिकारी के साथ अन्य ग्राम सभा स्तर के कर्मचारी भी मौजूद थे। तो वहीं प्रधान की ओर से थाने में दी गई तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के सीतापुर में कमलापुर के गांव हनुमानपुरा में खुशी का माहौल पल भर में मातम में तब्दील हो गया। यहां 11,000 वोल्टेज की बिजली का तार पंडाल में लगे लोहे के खंभे से टच हो गया, जिसकी वजह से करंट लगने से 7 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 लोगों का गंभीर हालत में इलाज अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि राम प्रताप पाल अपने बेटे की बारात लेकर हनुमानपुर आए हुए थे। सभी पंडाल के नीचे नाश्ता कर रहे थे। इसी बीच तेज हवाएं चलने के कारण पंडाल में लगा लोहे का खंभा बिजली के तारों से टकरा गया, टच हो गया, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं इस पूरे मामले को सीएम योगी ने भी संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को पीड़ितों की माफ कीजिएगा सहायता करने के निर्देश दे दिए हैं। समारोह हो रहा था और आंधी आई और उसमें जो त्रिपाल या जो भी वहां लगा था
उसका पाइप टच किया हाई टेंशन वायर में, और इसके बाद 7 लोग वहां पर करंट लगने से घायल हुए थे। उनको यहाँ रेफर किया गया जिला अस्पताल में। अभी उनमें से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 लोगों का भी इलाज चल रहा है। अभी मैंने सीएमएस से बात की और उन लोगों से भी बात की है, 3 लोग अभी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई के मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि ये कैसा जीरो टॉलरेंस है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर छोटे भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलाने वाले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज करवाती है और अवैध शराब का कारोबार नहीं रोक पाती। उन्होंने कहा कि मंत्री पर अब तक कोई कार्रवाई ना किया जाना ये बताता है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लिप्त है। उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। तो वहीं गाजीपुर पुलिस ने दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे महंगा रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम बरामद किया हुआ है। पुलिस ने बंगाल के रहने वाले गैंग के सरगना समेत 7 लोगों को लखनऊ में कैलिफोर्नियम के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैंग के पास से 340 ग्राम संदिग्ध कैलिफोर्नियम बरामद किया है। इसकी शुद्धता की जांच कराने के लिए इसे आईआईटी कानपुर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत करीबन 27 लाख डॉलर यानी कि 19 करोड़ रुपए होती है। ये गैंग कैलिफोर्नियम को खरीदने और बेचने के लिए सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर सौदेबाजी किया करते थे। आपको बता दें कि ये प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, इसे लैब में बनाया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर के इलाज, एटॉमिक एनर्जी और अन्य कार्यों में किया जाता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।